विदिशा अपने कमरे से निकलकर नीचे बने बैठक में जाती है। वहां उसके पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। विदिशा, पापा मैं क्या सुन रही हूँ, आपने लड़के वालों को बुलाया है? अखिलेंद्र जी, विदिशा के पापा, बेटा बहुत अच्छा रिश्ता है, तेरी बुआ ने तेरे लिए खोजा है। मैंने उस लड़के की प्रोफाइल शादी.com में भी देखी थी। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दिखने में भी काफी अच्छा है। मैंने उसकी फोटो देख रखी है। विदिशा, पापा मैंने एमबीए किया है, मुझे अभी अपना करियर बनाना है। अखिलेंद्र जी, बेटा आजकल की लड़कियां शादी के बाद भी काम करती हैं, फिर उसका खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, तुझे तो काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विदिशा, पापा मैं पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। अखिलेंद्र जी, बस विदु, कल वो लड़का घर आ रहा है और तुम मुझसे मिल रही हो। कल शाम घर पर ही रहना, लड़के वाले आ रहे हैं। विदिशा, पर पापा। अखिलेंद्र जी, विदु कभी कभी जो बड़े बोलते हैं उसे सुनने में ही छोटों की भलाई होती है। हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम जो पढ़ना चाहती थी हमने कभी नहीं रोका, तुमने जो मांगा हमने कभी तुम्हें मना नहीं किया, तो आज अपने पापा की बात भी मान लो बेटा। विदिशा सर झुकाकर, जी पापा। अखिलेंद्र जी, अच्छा सुन, तू ना नेहा को बुला लेना, तेरी मदद कर देगी तुझे तैयार करने में। विदिशा, जी पापा। दिल्ली शहर में रहने वाली विदिशा एक खुले विचारों की लड़की है। उसके पापा अखिलेंद्र भल्ला एक बैंक मैनेजर हैं। उसकी मम्मा सुमित्रा भल्ला अब इस दुनिया में नहीं है। जब विदिशा 10 साल की थी तो उसकी मम्मा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। उसके पापा ने उसे अच्छी परवरिश दी और उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। बहुत सारे रिश्ते उसके लिए उसकी बुआ लेकर आती ही रहती थी। विदिशा के पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने लड़के वालों को बुला लिया। उन्हें विदिशा की हमेशा चिंता रहती थी। अखिलेंद्र जी हमेशा यही सोचते कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो विदिशा अकेले रह जाएगी। वैसे भी विदिशा को हमेशा अपनी माँ की कमी खलती थी। विदिशा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि वह अपने पापा को कैसे समझाए। विदिशा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी उसके पापा को किस बात का डर है। वो अपने पापा को शादी के लिए मना नहीं कर पाई, पर विदिशा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत मेहनत किया था एमबीए के लिए और अब वो जॉब कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वो पहले अपने पापा के लिए कुछ करना चाहती थी। वो उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसे नेहा का कॉल आता है। नेहा विदिशा की बचपन की दोस्त थी। नेहा ने मेडिकल की पढ़ाई की थी और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। विदिशा ने नेहा का कॉल रिसीव किया। विदिशा, हेलो नेहा। हाय यार, कहाँ हो, कब से कॉल कर रही थी तुम्हें। विदिशा, सॉरी यार, वो पापा ने कल लड़के वालों को बुला लिया है। अब मैं क्या करूँ नेहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना ही पापा को मना कर सकती हूँ और ना ही ये शादी कर सकती हूँ। नेहा, तो क्या सोचा है तूने आगे। विदिशा, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बस इतना पता है कि कल शाम को लड़के वाले आ रहे हैं और मुझे उनसे मिलना है। तू भी आ जाना, मेरी थोड़ी मदद कर देना। नेहा, अच्छा ठीक है, कल दोपहर में ही आ जाती हूँ मैं। फिर कुछ सोचते हुए कि क्या कर सकते हैं। विदिशा, ठीक है, चल अब रखती हूँ। अगले दिन दोपहर में जब विदिशा और उसके पापा लंच कर रहे थे तभी नेहा उनके घर आ जाती है। विदिशा, अरे नेहा आ जा। अखिलेंद्र जी, नेहा बेटा आ गई तुम, आओ कुछ खा लो। नेहा, नमस्ते अंकल, वो मैं घर से लंच करके ही निकली थी, तो आप लोग खाइए। विदिशा, मैं तेरे कमरे में बैठती हूँ। विदिशा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विदिशा अपना लंच खत्म कर जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है नेहा उसके बेड पर सो रही थी। विदिशा, नेहा उठ जा यार, तू कितना सोती है। नेहा आंखें खोलते हुए, जागी हूँ, बस आंखें बंद कर सोच रही थी कि तेरे प्रॉब्लम का क्या हल निकाला जाए। विदिशा उसके बगल में बैठते हुए, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि लड़के वाले शादी के लिए मना कर दें। पर ऐसा होने से रहा क्योंकि सुशीला बुआ के घर के बगल में ही लड़के की मौसी रहती हैं और जब मैं पिछले हफ्ते बुआ जी के घर गई थी तो उन्होंने लड़की की मौसी मुझे वहां देखा था, तभी तो रिश्ता भेज दिया। वो बस बात पक्की करने आ रहे हैं। नेहा, क्या बात है, तुझे ये सब कैसे पता चला। विदिशा, वो कल रात पापा ने बताया। नेहा, अगर लड़का ही मना कर दे तो। विदिशा, मतलब। नेहा, अरे मुझे अच्छे से पता है, तू बहुत खूबसूरत है और कोई भी लड़का तुझे देखने के बाद मना नहीं करेगा। विदिशा, तो फिर। नेहा,
अपना कान आगे कर, तुझे तो पता ही है कि दीवारों के भी कान होते हैं। विदिशा, तू अपना नाटक बंद कर और साफ साफ बता। नेहा अपना प्लान विदिशा को बताती है तो विदिशा बहुत खुश हो जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को हाय फाय देते हुए हंसने लगते हैं। फिर विदिशा कुछ सोचने लगती है। नेहा, क्या सोचने लगी? विदिशा, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? मेरा मतलब है कि पापा को पता चल गया तो? नेहा, विदिशा, मैं जानती हूँ कि तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है, पर यह भी सच है कि तेरे पापा सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी चाहते हैं। अगर तुम ये शादी करना चाहती हो तो कर लो। विदिशा, बात सिर्फ इस रिश्ते की नहीं है। मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी है। मुझे अपना करियर बनाना है पहले, इसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। पर अभी तो। नेहा, तू ज्यादा मत सोच, जैसा सोचा है वैसा करते हैं। अगर अंकल को बाद में पता चलेगा तो तू संभाल लेना। विदिशा, यही सही रहेगा। शाम हो गई थी। अखिलेंद्र जी ने सारी तैयारियां कर ली थीं। लड़के वाले आ गए थे। विदिशा की बुआ भी आ गई थीं। लड़के वालों की तरफ से लड़का, लड़के के पापा, माँ और लड़के की मौसी आई थी। लड़के का नाम ऋतिक आहूजा है। ऋतिक भारत के जाने माने बिजनेसमैन में से एक है। उसने बहुत कम उम्र में ही अपना बिजनेस काफी बढ़ाया है। उसके पापा आनंद आहूजा के छोटे से बिजनेस को आज ऋतिक काफी ऊंचाइयों पर ले गया था। ऋतिक की माँ एक कुशल गृहिणी है जिसका नाम ममता आहूजा है। ऋतिक ने पहली बार विदिशा को 6 महीने पहले अपनी मौसी के घर के पड़ोस में देखा था, जब वो अपनी माँ को अपनी मौसी के घर छोड़ने गया था। पहली बार विदिशा को देखते ही उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था, लेकिन वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसने किसी से भी नहीं कहा था इस बारे में। पर पिछले हफ्ते ममता जी, ऋतिक की माँ, जब अपनी बहन के घर आई थीं, तो उन्होंने भी विदिशा को देखा। उन्हें विदिशा पहली नजर में ही भाग गई थी। जब ममता जी ने इस बारे में अपनी बहन से बात की तो फिर ऋतिक की मौसी ने विदिशा की बुआ से बात की। ऋतिक आज अपने माँ पापा के साथ विदिशा के घर आया था, पर उसे नहीं पता था कि विदिशा वही लड़की है जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ऋतिक अपनी माँ के कहने पर आया था। ममता जी को भरोसा था कि जब ऋतिक विदिशा को देखेगा तो मना नहीं कर पाएगा। विदिशा थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता उसे पसंद करने लगता। जब लोग बैठकर बात कर रहे थे और नए रिश्ते बना रहे थे, तभी ममता जी अखिलेंद्र जी को विदिशा को बुलाने को कहती हैं। विदिशा को नेहा लेकर आती है। अखिलेंद्र जी सबको नेहा से भी मिलवाते हैं और विदिशा को ऋतिक की माँ अपने पास बैठा लेती हैं। इन सब के बीच ऋतिक अभी सर झुका कर बैठा था। वह सोच के ही आया था कि वो शादी के लिए मना कर देगा। ऋतिक को जब उसकी मौसी ने कोहनी मारी तो उसने सर उठाया। सामने विदिशा थी। ऋतिक अभी भी यही सोच रहा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। जिस लड़की से प्यार करता है उसी का रिश्ता उसके लिए आया है। ऋतिक अभी भी विदिशा को एक टक देख रहा था। विदिशा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और नेहा ने उसे हल्का सा मेकअप किया था। फिर भी विदिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब तक विदिशा ने एक बार भी ऋतिक को नहीं देखा था। नीति जी, ऋतिक की मौसी, अब हम बड़े लोगों ने बात कर ली है, पर शादी तो इन बच्चों को करनी है, इसलिए इनको भी बात करने देनी चाहिए थोड़ी देर। अखिलेंद्र जी, हाँ क्यों नहीं। बेटा नेहा, ऋतिक जी और विदिशा को ऊपर के कमरे में ले जा। नेहा, जी। नेहा विदिशा को लेकर ऊपर के कमरे में जाने लगती है तो अखिलेंद्र जी ऋतिक को भी उनके साथ जाने को कहते हैं। ऊपर कमरे में पहुंच नेहा विदिशा और ऋतिक को कुर्सी पर सामने बैठाकर चली जाती है। ऋतिक विदिशा को देख रहा था और विदिशा सर झुकाकर बैठी थी। थोड़ी देर शांति रही। उसके बाद ऋतिक ने बात शुरू की। ऋतिक, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करूं। आपको आपके परिवार वालों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया होगा, पर अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। विदिशा ये सुन ऋतिक की ओर देखने लगती है। पहली बार उसने ऋतिक को देखा था। लंबा कद, गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें। ऋतिक को देखकर वह भी खो गई। विदिशा सोच रही थी कि कोई भी लड़का ज्यादातर लड़कियों से बहुत सारे सवाल करने के बाद ही ये पूछता है कि लड़की भी कुछ पूछना चाहती है या नहीं, और कुछ लड़के तो ये सवाल करते भी नहीं हैं। ऋतिक जैसा अमीर लड़का, पर उसकी बातों पर जरा सा भी घमंड नहीं दिखा। विदिशा सोच ही रही थी कि वो क्या करे, अपने पापा की बात मानकर ये शादी कर ले या फिर अपने करियर के बारे में पहले सोचे। जब विदिशा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ऋतिक ने कहा, विदिशा जी, आप कुछ कहेंगी नहीं। विदिशा थोड़ा अटक कर, जी वो ऋतिक, क्या आप ये शादी करना नहीं चाहती हैं?
विदिशा नहीं। ऋतिक, इसकी कोई वजह? विदिशा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अभी अपने पैरों पर खड़े होना है। ऋतिक, पर वो तो आप शादी के बाद भी कर सकती हैं। मैं आपको जॉब करने से कभी मना नहीं करूंगा। आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहें जी सकती हैं। विदिशा, आपकी सोच अन्य लोगों से बहुत अलग है। पर ऋतिक, पर क्या? क्या मैं आपको पसंद नहीं? विदिशा, बहुत छोटी थी मैं जब मम्मा मुझे और पापा को अकेले छोड़कर चली गई थी। पता है, उस समय पापा से बहुत लोगों ने कहा था कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन पापा ने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी। उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी मुझे। मैंने जो भी चाहा वो मुझे मांगे बिना मिल गया। और आज पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, जिससे मैं खुश रहूं। पापा ने ना ही तब अपने बारे में सोचा था और ना ही आज सोच रहे हैं। पर मुझे पहले अपने पापा का भविष्य सुरक्षित करना है, उसके बाद ही मैं खुद की जिंदगी बना पाऊंगी। ऋतिक, आपने अपने पापा से ये क्यों नहीं कहा? वो बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें आपकी जैसी बेटी मिली। विदिशा, बिल्कुल नहीं। खुशनसीब तो मैं हूँ कि वो मेरे पापा हैं। ऋतिक, बिल्कुल। पर अब आप क्या करेंगी? क्योंकि मेरे घर वालों को आप बहुत पसंद हैं और वो तो रोके की तैयारी भी करके आए हैं। विदिशा, क्या आप इस शादी के लिए मना कर सकते हैं? विदिशा ने ये बात थोड़ा डरते हुए बोली थी। ऋतिक ने उसे एक नज़र देखा, फिर कहा, मुझे लगता है कि अब हमें नीचे चलना चाहिए। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऋतिक ये बोलकर कमरे से बाहर आ गया। विदिशा को समझ नहीं आया कि जो ऋतिक अब तक इतनी समझदारी की बात कर रहा था, वही अब उसे बिना जवाब दिए चला गया। ऋतिक नीचे आके सबके साथ बैठ गया। विदिशा भी नीचे आ गई। ऋतिक की माँ ने उससे धीरे से पूछा तो ऋतिक ने उससे कह दिया कि वो घर जाकर बात करेगा। आनंद जी, ऋतिक के पापा ने अखिलेंद्र जी से कह दिया कि वो घर जाकर कॉल करेंगे। उसके बाद ऋतिक के घर वाले निकल गए। अखिलेंद्र जी ने चैन की सांस ली, क्योंकि जाते समय उनकी बहन कह गई थी कि रिश्ता पक्का ही समझो। इधर नेहा विदिशा को डांट रही थी और विदिशा सर झुकाकर सब सुन रही थी। नेहा, तुझसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने को किसने कहा था? मैंने तुझे समझाया था ना कि कह देना कि तू किसी और से प्यार करती है। ये बात सुन कोई भी लड़का शादी के लिए मना कर देता, पर अब तो नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। विदिशा, ऋतिक जी को देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं झूठ बोल ही नहीं पाई उनसे। नेहा, कहीं तुझे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया? विदिशा, क्या तू भी? मैं पहले से परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। नेहा, तेरे परेशानी की वजह तू खुद है। लड़के पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं, फिर शादी के बाद सब बदल जाते हैं। पर तुम्हें तो सच ही कहना था। विदिशा, ऐसा नहीं है। मुझे ऋतिक जी की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देखी है। मुझे लगता है कि वो समझेंगे मुझे। नेहा, तू जिस तरह से उनकी तारीफ कर रही है, तुझे देखकर तो यही लग रहा है कि तुझे उससे प्यार हो गया है। विदिशा, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। अब जा अपने घर, आंटी इंतजार कर रही होंगी। नेहा, हाँ तेरा सही है। काम था तो बुलाया, भगा रही है। विदिशा, चल अब अपनी नौटंकी बंद कर। बाय। नेहा, बाय। नेहा अपने घर चली जाती है। इधर ऋतिक के घर वाले परेशान थे, क्योंकि ऋतिक ने मना कर दिया था और कोई वजह भी नहीं बताई कि वो उसे विदिशा क्यों पसंद नहीं है। ऋतिक के घर वाले सोच रहे थे कि क्या करें। ममता जी, ऋतिक की माँ ने अपनी बहन को कॉल किया और अपनी परेशानी बताई। नीति, ऋतिक की मौसी, पर दीदी, ऋतिक शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? ममता जी, वही तो समझ नहीं आ रहा। नीति, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, पर क्या करें, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। नीति, अब क्या करना है? ममता जी, तू एक काम कर, लड़की की बुआ को बोल दे कि ऋतिक को नहीं करनी है शादी। नीति, यही सही होगा, पर जीजा जी से कहो कि वो कॉल कर देंगे। ममता जी, अब क्या बताऊं तुझे, इन्हें भी लड़की बड़ी पसंद थी, पर ऋतिक के मना करने पर वो भी नाराज हो गए हैं। नीति, ठीक है दीदी, मैं सुशीला, विदिशा की बुआ से बात करती हूँ। वो नाराज तो बहुत होंगी, पर समझा दूंगी उसे किसी तरह। ममता जी, ठीक है, तुम मुझे बताना कि क्या बात हुई। चल अब रखती हूँ। नीति, ठीक है दीदी। ममता जी के फोन रखते ही आनंद जी, जो गुस्से में बैठे थे, वो बोले, अपने बेटे को समझाओ थोड़ा। पता नहीं क्या हो गया है उसे। इतनी अच्छी लड़की थी, शिक्षित और सभ्य लोग थे। ऐसे परिवार आजकल मिलते कहाँ हैं? पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है उसका। ऋतिक अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि उसके पापा उससे नाराज हैं, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं, पर वो भी क्या करता। वो विदिशा को दुखी नहीं देख सकता था।
ऋतिक ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलकर बालकनी में आकर बैठ गया। ऋतिक खुद से, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था मुझे। उस समय तुम कुछ बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ा रही थीं। उस वक्त सिर्फ तुम्हें देखकर प्यार हुआ था मुझे, पर आज तुम्हारी सोच और अपने पापा के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार हो गया है। पता नहीं हम फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं, पर तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं। इधर विदिशा की बुआ ने जब विदिशा के पापा को बताया कि लड़के वालों ने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मना कर दिया, तो सुशीला जी ने बताया कि लड़के ने ही मना कर दिया। विदिशा उस वक्त घर पर नहीं थी। वो जब घर वापस आई तो अखिलेंद्र जी ने बताया कि तेरी बुआ का कॉल आया था, लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया है। अखिलेंद्र जी, तू परेशान मत हो ना बेटा। अरे वो तो एक नंबर का बेवकूफ है जिसने तुझे मना किया। शायद भगवान ने तेरे लिए किसी और को चुना है। विदिशा, जी पापा। विदिशा अपने कमरे में चली जाती है और नेहा को कॉल कर सब बताती है। विदिशा, मैंने तुझसे कहा था ना, ऋतिक काफी समझदार है, उसने मेरी बात समझी। नेहा, पर मुझे लगता है कि तुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। विदिशा, वो तो ठीक है, पर उसका नंबर कहाँ से आएगा। नेहा, वो भी ठीक है, चल अब रखती हूँ, माँ बुला रही है तो तुझसे बाद में बात करती हूँ। विदिशा ने कई कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया था। कुछ दिनों बाद उसे एक इंटरव्यू पर जाना था। उसने अपने पापा से इस बारे में बात की। अखिलेंद्र जी ने कहा कि तेरी जैसी इच्छा बेटा। विदिशा बहुत खुश हुई और इंटरव्यू की तैयारियों में लग गई। इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से गया, पर जब उन्होंने बेंगलोर में जॉब की बात की तो विदिशा थोड़ी परेशान हो गई। उसने कह दिया कि वो सोचकर जवाब देगी। उसने घर आकर अपने पापा को बताया। अखिलेंद्र जी, बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है, तुझे बेंगलोर जाना चाहिए। अगर तुझे मेरी चिंता है तो मैं अपना ख्याल रख लूंगा। विदिशा, पर पापा मैं दिल्ली में ही कोई जॉब खोज लूंगी। अखिलेंद्र जी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है बेटा, पर इस कंपनी का मैंने नाम बहुत सुना है, तुझे इससे अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सकता। और मेरा क्या है, जब भी बैंक से छुट्टी होगी मैं तेरे पास चला आऊंगा या तू मेरे पास चले आना। विदिशा, जी पापा। अखिलेंद्र जी, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अब तैयारी शुरू कर दो और उस कंपनी में कॉल कर बता देना कि तुम ये जॉब कर रही हो। विदिशा अपने पापा के गले लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अखिलेंद्र जी उसका सर सहलाते जा रहे थे और उसे हिदायत देते जा रहे थे कि उसे नए शहर में कैसे सब अकेले करना है। आखिर वो दिन भी आ गया जब विदिशा बेंगलोर जा रही थी। उसके पापा उसे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। अखिलेंद्र जी ने दिल्ली से ही अपने किसी फ्रेंड से कहकर बेंगलोर में एक गर्ल्स हॉस्टल में विदिशा के रहने का इंतजाम कर दिया था। विदिशा अपने पापा से अपना ख्याल रखने का कह बेंगलोर चली गई और अगले ही दिन उसका ऑफिस शुरू हो गया। उसके पापा से उसकी रोज 3 से 4 बार बात होती। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। अब तक विदिशा के पापा भी कई बार उससे मिलने आए थे। एक दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में सब परेशान थे। उसके मैनेजर ने सबको बुलाया और कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कंपनी के जो मालिक थे उनकी कुछ दिन पहले एक रोड दुर्घटना में मौत हो गई, तो उनके बेटे ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर विदेश में बसने का फैसला किया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी के नए मालिक कल इस ऑफिस में आने वाले हैं। कोई आर्य ग्रुप ऑफ कंपनी है। मैंने सुना है कि उसका मालिक बहुत ही काबिल है। वो एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। तो आप अपना काम ठीक से करना। सभी स्टाफ एक साथ, जी सर। सभी अपने बचे हुए काम को पूरा करने में लग जाते हैं। कोई भी नए बॉस के नजर में नहीं आना चाहता था। अगले दिन विदिशा की नींद थोड़ी देर से खुली। उसे लेट हो गया। वो भागते भागते ऑफिस पहुंची। जब वह ऑफिस में आई तो उसने देखा कि सब काम कर रहे थे, तो वह भी चुपचाप अपने डेस्क पर बैठ गई। वो अपना काम करने लगी। बॉस का केबिन उसके डेस्क के बिल्कुल सामने था। उसने एक बार अंदर नजर डाली तो वहाँ जो नया बॉस था वो मैनेजर से कुछ बात कर रहा था, पर विदिशा बॉस का चेहरा नहीं देख पाई। लंच टाइम में बॉस अपने केबिन से निकलकर चला गया। इस बार भी विदिशा नहीं देख पाई कि आखिर उसका नया बॉस कौन है। जैसे ही बॉस बाहर गया, ऑफिस की लड़कियां विदिशा के टेबल के पास आ गईं। एक लड़की, अरे अपना नया बॉस कितना स्मार्ट है। दूसरी लड़की, हाँ पर क्या फायदा, उसने एक बार भी किसी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहली लड़की, पर अपनी विदिशा को कोई ना देखे, ये तो हो ही नहीं सकता। विदिशा, अरे एक मिनट, तुम लोग अपनी बातों में मुझे क्यों ले आए। दूसरी लड़की, विदिशा तूने अब तक ऑफिस के कई लड़कों को रिजेक्ट कर दिया है
और तूने देखा नहीं कि अपने बॉस को? विदिशा, मुझे कोई मतलब नहीं कि नया बॉस कैसा है कैसा नहीं है। मैं जा रही हूँ लंच करने। विदिशा जब लंच कराती है तो बॉस वापस अपने केबिन में आ चुका था। विदिशा अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम करने लगती है। तभी मैनेजर उसके पास आता है। मैनेजर, विदिशा, वो मेहरा के साथ डील तुम कर रही हो ना? जाके सर को सारी प्रोजेक्ट की डिटेल दे दो। विदिशा, अभी? मैनेजर, अब क्या बताऊं, मेरी तो सुबह से हालत खराब है। सारी पुरानी फाइल्स उसने देख ली हैं। अब नए प्रोजेक्ट देखना चाह रहा था तो पहले मैंने रोहित को भेज दिया था वो शर्मा वाली प्रोजेक्ट के लिए। अब दूसरा प्रोजेक्ट तुम संभाल रही हो तो जाओ। विदिशा, पर सारी डिटेल्स को मैंने एक फाइल में नहीं किया है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैनेजर, वो सब मुझे नहीं पता, तुम जाकर सर से बात करो। विदिशा, ओके। विदिशा नॉक कर अंदर जाती है। उसका जो नया बॉस था वो पीछे मुड़कर खड़ा था। विदिशा के अंदर आते ही वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। उसने विदिशा को नहीं देखा था पर विदिशा ने उसे पहचान लिया था। वो और कोई नहीं, ऋतिक था। उसने सोचा ही नहीं था कि वो ऋतिक से ऐसे मिलेगी। ऋतिक, हाँ तो आप मेहरा के साथ जो डील कर रही हो उस प्रोजेक्ट की फाइल लाई हैं? विदिशा अभी भी सोच रही थी कि उसने ऋतिक की बात सुनी ही नहीं। जब ऋतिक को कोई जवाब नहीं मिला तो ऋतिक ने सिर उठाकर देखा। वो भी हैरान रह गया विदिशा को उसके केबिन में देखकर, पर उसने खुद को समझा लिया। ऋतिक, मिस आप कहाँ खोई हैं? विदिशा को ऋतिक की आवाज सुन होश आया। विदिशा, आप कुछ कह रहे थे? ऋतिक, आप ऑफिस में काम करने आई है ना? विदिशा, जी सर। ऋतिक, तो आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल वाली फाइल मुझे दीजिए। विदिशा, सर प्रोजेक्ट रेडी है, बस मुझे उसे एक फाइल में करना बाकी है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको फाइल्स ला कर देती हूँ। ऋतिक, ठीक है, 5 मिनट के अंदर आप अपनी फाइल लेकर मेरे सामने मिलनी चाहिए मुझे। विदिशा, पर सर। ऋतिक, आपको और कुछ कहना है क्या? विदिशा, नहीं सर, 5 मिनट के अंदर फाइल आपके टेबल पर होगी। ऋतिक, गुड। विदिशा केबिन से चली जाती है और अपने डेस्क पर बैठ जल्दी से काम में लग जाती है। ऋतिक विदिशा के जाते ही मुस्कुराने लगता है। ऋतिक खुद से, आखिर हम मिल ही गए। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा प्यार सच्चा है और हम जरूर एक होंगे, पर इस बार तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ऋतिक मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ देखता है जहां विदिशा जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी। थोड़ी देर बाद विदिशा ने उसके केबिन को नॉक किया। विदिशा, मे आई कम इन सर? ऋतिक, यस प्लीज। विदिशा, सर ये फाइल। ऋतिक फाइल चेक करता है और फिर विदिशा से सारी डिटेल्स लेता है। ऋतिक, वैसे आपने 5 की जगह 7 मिनट लगा दिया था, पर आपके काम को देखकर मैं आपकी पहली गलती को नजरअंदाज कर रहा हूँ। आप अगली बार समय का ध्यान रखें। विदिशा, जी सर। विदिशा वापस अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। शाम को ऑफिस खत्म होने पर भी विदिशा काम कर रही थी। सब जा चुके थे, सिर्फ विदिशा ही ऑफिस में थी। ऋतिक, जो ऑफिस में कुछ भूल गया था, वो वापस आकर देखता है विदिशा अपने डेस्क पर सर रखकर सो गई है। ऋतिक उसके सामने एक कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। विदिशा की जब आंख खुली तो उसने अपने सामने ऋतिक को बैठे देखा तो घबरा गई। ऋतिक, आप यहीं रहती हैं क्या? विदिशा, जी मतलब। ऋतिक, आप यहीं सो गई थी तो मैंने सोचा कि। विदिशा, सॉरी सर, काम करते हुए पता ही नहीं चला। ऋतिक, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। विदिशा, थैंक्स। ऋतिक, किस लिए? विदिशा, आपने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया था और मुझे समझा था इसलिए। ऋतिक, अच्छा, वो ऑफिस में ही रुकना है या घर जाना है? विदिशा, मैं बस निकल रही थी, पर आप तो चले गए थे ना, फिर वापस कैसे? ऋतिक, विदिशा, ये ऑफिस मेरा है, तो मैं कब आता हूँ और कब जाता हूँ ये पूछने का हक नहीं है तुम्हें। विदिशा, सॉरी सर। ऋतिक, हम। विदिशा बाहर आकर टैक्सी का वेट कर रही थी कि ऋतिक अपनी गाड़ी से आ जाता है। ऋतिक गाड़ी रोकते हुए, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? विदिशा, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। ऋतिक, ओके, एस यू विश। ऋतिक चला जाता है और विदिशा को छोड़ जाता है ढेर सारे सवालों के साथ। विदिशा सोच रही थी कि आज हुआ क्या उसके साथ। उसे ऋतिक का व्यवहार समझ नहीं आया। उस दिन एक अलग ही ऋतिक था जो उसे देखने आया था, और आज जो उसका बॉस बन उसके सामने था वो अलग। तभी टैक्सी आ जाती है और विदिशा टैक्सी में बैठकर अपने हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल पहुंचकर उसने सबसे पहले नेहा को कॉल किया। नेहा, क्या बात है, आखिर हमारी याद आ ही गई मैडम को। विदिशा, तू कैसी है? नेहा, मस्त, तू अपना बता।
विदिशा, कुछ मत पूछ। नेहा, क्या हुआ बता तो। विदिशा नेहा को सब बता देती है। नेहा, क्या बात कर रही है? ऋतिक जो तुझसे शादी करने आया था, जिसे तूने मना कर दिया था, वही तेरा बॉस बन बैठा है। अब तेरा क्या होगा विदिशा? विदिशा, तू मुझे डरा क्यों रही है यार? नेहा जोर जोर से हंसने लगती है। नेहा को हंसते सुन विदिशा, जो पहले से परेशान थी, उसे गुस्सा आ गया और उसने कॉल कट कर मोबाइल को बेड पर रखा और फ्रेश होने चली गई। नेहा उसे फिर कॉल कर रही थी, पर विदिशा तो बाथरूम में थी। जब विदिशा बाथरूम से निकली तो हॉस्टल की लड़की उसे खाने के लिए बुला ले गई। विदिशा ने खाना भी ठीक से नहीं खाया और अपने रूम पर वापस आ गई। जब उसने अपना मोबाइल देखा तो नेहा के बहुत सारे कॉल थे। विदिशा नेहा से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती थी। उसकी बचपन की दोस्त जो थी, विदिशा ने नेहा को कॉल किया। नेहा कॉल उठाते ही बोल पड़ी, अरे यार तू तो नाराज हो गई। सॉरी यार, गुस्सा मत हो प्लीज। विदिशा मुस्कुराकर, चल तुझे माफ किया। नेहा, अच्छा डिनर किया तूने? विदिशा, हाँ और तूने? नेहा, हाँ थोड़ी देर पहले। विदिशा, चल अब आराम कर, कल फिर काम पर भी जाना है। नेहा, अरे सुन तो। विदिशा, बोल। नेहा, तू क्या करेगी ये बता। विदिशा, क्या करूंगी मतलब? नेहा, ऋतिक के बारे में पूछ रही हूँ। विदिशा, करना क्या है, कल सुबह ऑफिस जाऊंगी और क्या। नेहा, और ऋतिक? विदिशा, अब क्या करूं? नेहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं है। मेरा मतलब है कि पहले जब तुझसे मिला, उस दिन तुझसे शादी के लिए मिलने आया था और आज वो बॉस की हैसियत से तुझसे मिला, इसलिए तुझे व्यवहार अलग लगा होगा, पर वो अपनी जगह सही है। तू ये भी तो नहीं भूल सकती कि उस समय उसने तुझे समझा था और तेरी मदद की थी। विदिशा, ये तो सही है। नेहा, तू जैसे अपना काम करती आई है, ठीक वैसे ही अपना काम कर, ज्यादा टेंशन मत ले। विदिशा, थैंक्स यार, तुझसे बात कर मेरी उलझन सुलझ गई। नेहा, मैं तो बचपन से ही समझदार हूँ। विदिशा, हाँ वो तो है। दोनों दोस्त हंसने लगती हैं और फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह विदिशा ऑफिस पहुंच अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। उसके कुछ देर बाद ऋतिक आता है। सारे ऑफिस के लोग खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विदिशा भी खड़ी हो उसे विश करती है। ऋतिक सभी को गुड मॉर्निंग बोल अपने केबिन में चला जाता है। उसके बाद ऋतिक विदिशा को कॉल कर केबिन में बुलाता है। विदिशा उसका केबिन नॉक करते हुए, मे आई कम इन सर? ऋतिक, हाँ विदिशा, आज मेहरा के साथ मीटिंग है, तो आप 1 बजे तक अपना काम खत्म कर लीजिएगा। विदिशा, ओके सर। ऋतिक, अब आप जा सकती हैं। विदिशा चली जाती है और ऋतिक मुस्कुराने लगता है। उसने जानबूझकर ये मीटिंग रखी थी जिससे वो थोड़ा समय विदिशा के साथ अकेले रह सके। उसने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था। दोपहर 12:30 बजे ऋतिक विदिशा के डेस्क पर जाता है, जहां विदिशा अभी तक काम कर रही थी। ऋतिक, आपने अपना काम खत्म नहीं किया? विदिशा हड़बड़ाकर, सॉरी सर, 1 बज गया क्या? वो काम में ध्यान नहीं रहा। ऋतिक, आप सामने वाले की कभी सुनती हैं? विदिशा, जी मतलब। ऋतिक, अभी 12:30 ही बजे हैं, पर मुझे आदत है किसी भी मीटिंग के लिए थोड़ा पहले निकलना पसंद करता हूँ। विदिशा, जी सर। ऋतिक, तो चलें, आप फाइल ले आइए, मैं बाहर वेट करता हूँ। विदिशा हाँ में सिर हिला देती है और ऋतिक चला जाता है। विदिशा मन में, ये मुझे क्या हो जाता है? ऋतिक के सामने आते ही कुछ बोल ही नहीं पाती और जब बोलती भी हूँ तो कुछ उल्टा ही बोलती हूँ। तभी उसे याद आता है कि ऋतिक बाहर वेट कर रहा है। वो फाइल उठाकर भागती हुई बाहर जाती है, जहाँ ऋतिक अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। ऋतिक पीछे की सीट पर बैठा था और विदिशा भी उसके पास बैठ जाती है। ऋतिक ड्राइवर से चलने को कह देता है। ऋतिक अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है और विदिशा उसे एक टक देख रही थी। अचानक से गाड़ी रुकती है और विदिशा का ध्यान टूटता है। ऋतिक गाड़ी से उतरकर, चलें? विदिशा हाँ में सिर हिलाती है और गाड़ी से उतर जाती है। वो एक होटल था। विदिशा ऋतिक के पीछे चल रही थी। दोनों कमरों की तरफ बढ़ रहे थे। विदिशा पहले ऐसे कभी किसी होटल में मीटिंग के लिए नहीं आई थी, तो वह थोड़ा डर रही थी कि ऋतिक कहाँ जा रहा है, पता नहीं। विदिशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी ऋतिक एक कमरे के दरवाजे के पास रुक जाता है। विदिशा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? ऋतिक, वही जो बाकी लोग यहाँ आकर करते हैं। विदिशा हड़बड़ाकर, मतलब? तब तक ऋतिक ने रूम का दरवाजा खोल दिया था। वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल था। विदिशा ऋतिक के साथ अंदर चली जाती है। वहाँ मेहरा जी
और उनकी टीम उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मीटिंग के बाद बाकी के लोग चले जाते हैं। अभी सिर्फ विदिशा और ऋतिक ही अकेले वहां थे। ऋतिक, तो क्या प्लान है अब? विदिशा, क्या प्लान? मैं कुछ समझी नहीं। ऋतिक, 4 बज गए हैं यार, भूख लगी है, तुम्हें नहीं लगी क्या? विदिशा ऋतिक के इस तरह बात करने के अंदाज से हैरान हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि ये लड़का है क्या, कब कैसे बदल जाता है, कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले बिल्कुल बॉस की तरह बात कर रहा था और अब ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं इसकी दोस्त हूँ। ऋतिक उसके सामने हाथ हिलाकर, कहाँ खो गई विदिशा, तुम में? ऋतिक, क्या कहा तुमने? विदिशा हड़बड़ाकर, वो मैं कह रही थी कि। ऋतिक उसकी बात काटते हुए, यही ना कि तुम मुझ में खो गई? विदिशा, नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी, सच। ऋतिक हंसते हुए, जानता हूँ, तो बताओ तुम क्या कह रही थी। पर उससे पहले तुम चाहो तो इस होटल के रेस्तरां में जाकर खाने का ऑर्डर दे देते हैं, बहुत भूख लगी है। विदिशा सिर हिलाकर हाँ कह देती है और दोनों रेस्तरां में चले जाते हैं। खाने का ऑर्डर देने के बाद ऋतिक, हाँ तो आप कुछ कह रही थी उस समय। विदिशा, पहले तो ऋतिक जी मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। उस दिन जब आप मुझे देखने आए थे तब मैंने आपको अपनी परेशानी बताई थी। आपने मुझे समझा और रिश्ते के लिए मना कर दिया। इसके लिए तो मैं आपको जितनी बार थैंक्स कहूँ कम है। ऋतिक, विदिशा, मैंने जो भी किया अपने लिए किया है, तो तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। विदिशा, अपने लिए किया मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ऋतिक, अगर मैं शादी के लिए इनकार नहीं करता तो शायद तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती, पर तुम खुश नहीं होती। जब तुम खुश नहीं रहती तो तुम ना ही मुझे अपना पाती और ना ही मेरी फैमिली को, तो कहीं ना कहीं इसमें मैंने खुद की मदद की है। विदिशा, एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो? ऋतिक, पूछिए। विदिशा, आपका व्यवहार क्यों हर वक्त बदल जाता है? मतलब ऑफिस में एक सख्त बॉस की तरह और अभी एक फ्रेंड की तरह। ऋतिक, मैं परिस्थितियों को देखकर बात करता हूँ। जब ऑफिस में होता हूँ तो मुझे सिर्फ काम ही दिखता है और अभी हम अकेले हैं तो हम फ्रेंड्स की तरह एक साथ लंच कर रहे हैं। विदिशा, दोस्त वेटर खाना रखकर चला जाता है, दोनों खाने लगते हैं। विदिशा मन में सोच रही होती है कि सच कहा था नेहा ने, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। दोनों खाना खत्म करने निकलने लगते हैं। विदिशा, तो क्या हम फ्रेंड्स हैं? ऋतिक उसके पास आते हुए, क्यों नहीं है क्या? ऋतिक के अचानक से उसके पास आने पर विदिशा हड़बड़ाकर पीछे हट जाती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है। पर ऋतिक ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा तो वो संभल गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि विदिशा को कुछ समझ ही नहीं आया। ऋतिक ने विदिशा का हाथ छोड़ दिया। ऋतिक, आप ठीक तो हैं? विदिशा, हम। ऋतिक, तो कहाँ रहती हो तुम? बेंगलोर में? विदिशा, वो एक गर्ल्स हॉस्टल में। ऋतिक, ओके देन, मैं आपको छोड़ देता हूँ। विदिशा, पर ऑफिस? ऋतिक, आज आपने वैसे भी बहुत काम कर लिया है। विदिशा ऋतिक को अपने हॉस्टल का पता बता देती है। ऋतिक ड्राइवर को पता बता देता है। दोनों पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। विदिशा ने अपना सर सीट से टिका लिया था। ऋतिक समझ गया था विदिशा थक गई है। पहले ऑफिस का काम और फिर मीटिंग में बहुत अच्छे से पूरे प्रोजेक्ट को उसने संभाल लिया था। थोड़ी देर बाद ऋतिक को अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। ऋतिक ने देखा कि विदिशा ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया है और वो सो गई है। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर को गाड़ी धीरे चलाने को कहा, जिससे वो और ज्यादा समय विदिशा के पास रह सके। काफी अरसे से ऋतिक को इस वक्त का इंतजार था जब विदिशा उसके इतने पास हो। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने भी अपना सर सीट से टिका लिया और इस पल को महसूस करने लगा। विदिशा का हॉस्टल आ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ऋतिक ने ड्राइवर से बाहर जाने को कह दिया और गाड़ी के कांच को भी बंद कर दिया। विदिशा अभी भी ऋतिक के कंधे पर सर रखकर सोई हुई थी। ऋतिक, विदिशा तुम्हारा हॉस्टल आ गया। विदिशा नहीं उठी तो ऋतिक उसके कान के पास जाकर बोला, आई लव यू विदिशा। विदिशा, हम। विदिशा की जब आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो ऋतिक के कंधे पर सोई है। वो हड़बड़ाकर उठ गई। ऋतिक की आवाज से वो उठ तो गई पर उसने नहीं सुना जो ऋतिक ने कहा था, विदिशा मुझे माफ कर दीजिए, पता ही नहीं चला कैसे मैं। ऋतिक, कोई बात नहीं। विदिशा, गाड़ी रुकी क्यों है? हम गाड़ी में अकेले हैं, ड्राइवर कहाँ है? विदिशा गाड़ी का दरवाजा खोलने लगती है पर दरवाजा लॉक था। ऋतिक बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विदिशा, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऋतिक, तुम्हें डर लग रहा है क्या?
ऋतिक की बात सुन विदिशा के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गईं। विदिशा थोड़ा अटकते हुए, नहीं मैं क्यों डरने लगी भला? ऋतिक, तो फिर तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? विदिशा थोड़ा संभलते हुए, ऋतिक बताओ ना कहाँ हैं हम? ऋतिक, क्या कहा तुमने? विदिशा, मैंने पूछा कहाँ हैं हम? ऋतिक, तुमने मेरा नाम लिया, वो भी बिना जी लगाए। विदिशा, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। ऋतिक, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, आखिर हम दोस्त हैं। विदिशा, सच? ऋतिक, हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? विदिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋतिक, पता नहीं, मैंने सोचा कि तुमने जैसे मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया था तो दोस्त बनाओगी या नहीं। विदिशा, मैंने तुमसे शादी के लिए मना नहीं किया था, वो तो मैं उस समय शादी ही नहीं करना चाहती थी, किसी से भी नहीं। ऋतिक, मतलब अगर तुम्हें अपने करियर और अपने पापा का ख्याल नहीं होता तो तुम मुझसे शादी कर लेती? विदिशा, हाँ। विदिशा ने हाँ कह तो दिया, पर जब उसे समझ आया तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ऋतिक उसे देख जोर जोर से हंसने लगता है। विदिशा जब उसे देखती है तो खुद ही अपनी बात पर मुस्कुराने लगती है। ऋतिक अपना हाथ आगे करते हुए, तो दोस्ती करोगी मुझसे? विदिशा उससे हाथ मिलाते हुए, हम। ऋतिक, अब क्या सारी रात मेरी गाड़ी में रुकोगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ऋतिक ये कहकर मुस्कुराने लगता है। विदिशा, पर तुम बताते ही नहीं कि हम कहाँ हैं। ऋतिक गाड़ी के कांच को नीचे कर देता है। विदिशा बाहर हॉस्टल को देख समझ जाती है कि वो सो गई थी, इसलिए ऋतिक गाड़ी के कांच को बंद कर दिया था। गाड़ी भी हॉस्टल से थोड़ी ही दूर खड़ी थी। विदिशा, तुम मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे थे। ऋतिक, अगर तुम्हें परेशान नहीं करता तो आज हमारी दोस्ती पक्की कैसे होती? मुझसे डरकर ही सही, तुमने मेरी दोस्ती मंजूर तो की। विदिशा, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे डरकर तुम्हें अपना दोस्त माना है? ऋतिक, हाँ तो और क्या। ऋतिक मुस्कुराने लगता है और विदिशा समझ जाती है कि वो मजाक कर रहा है। विदिशा, मुझे चलना चाहिए अब। ऋतिक, तो जाओ। विदिशा, वो दरवाजे का लॉक। ऋतिक ने दरवाजा खोल दिया और विदिशा गाड़ी से उतर गई। ऋतिक को बाय बोल हॉस्टल की तरफ चली गई। ऋतिक मुस्कुराते हुए विदिशा को जाते हुए देखने लगा। उसने ड्राइवर को कॉल कर बुलाया। ऋतिक अपने घर पहुंचकर सोफे पर बैठ गया। आज के दिन को याद कर मुस्कुराते हुए सोफे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। तभी उसका नौकर रामदीन आता है। जब से ऋतिक ने बेंगलोर में ये घर लिया था, रामदीन ही उसके घर की देखरेख करता था। रामदीन, बेटा आ गए, ई लो पानी पी लो, हम चाय बना के लाते हैं। ऋतिक उनके हाथ से पानी ले लेता है। थोड़ी देर के बाद रामदीन चाय लाकर देता है। ऋतिक चाय लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऋतिक अपने कमरे में बैठा अभी तक विदिशा के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ विदिशा जाकर अपने कमरे में बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई थी। आज का दिन ऋतिक के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। तभी उसका फोन बजता है। विदिशा देखती है कि कॉल नेहा ने किया था। विदिशा फोन पर, हेलो मेरी जान, कैसी है तू? नेहा, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है, कोई खास बात? विदिशा, हाँ आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। विदिशा ने आज जो भी हुआ सब नेहा को बता देती है। नेहा, मैंने तो कहा ही था कि ऋतिक एक अच्छा लड़का है, पर एक बात बता, तू इतनी खुश क्यों है? विदिशा, खुश क्यों है मतलब? अभी तो बताया सब। नेहा, यही ना कि तूने ऋतिक के साथ अच्छा समय बिताया, पर तेरे खुशी का कारण मुझे कुछ और ही लग रहा है। विदिशा, तेरा ना मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि तू किस बारे में बात कर रही है। अब बता तू किस बारे में बात कर रही थी? नेहा, अच्छा मतलब प्यार हो गया है तो तुझे दोस्त की बात कम समझ आने लगी। विदिशा, क्या कहा तूने? तू कभी नहीं सुधर सकती। मैंने तुझे बताया ना अभी, आज हमारी दोस्ती हुई है। नेहा, पर तेरे आवाज में जो खुशी है उसमें मुझे प्यार की झलक दिख रही है। विदिशा, तू फिर से मुझे परेशान करने लगी। चल अब रखती हूँ, डिनर का टाइम हो गया है। नेहा, ओके। विदिशा फोन रख डिनर के लिए चली जाती है। डिनर के बाद विदिशा अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती है। उसे बार बार ऋतिक का चेहरा याद आ रहा था। फिर उसे नेहा की बात याद आ गई। उसने खुद से कहा, क्या मुझे सच में प्यार हो गया है? यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। ऋतिक भी डिनर कर जब अपने कमरे में आया तो उसे अपनी माँ का कॉल आया। ऋतिक फोन पर, प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? ममता जी, हमेशा खुश रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुमने खाना खाया? ऋतिक, खा तो लिया माँ, पर आपके हाथों का स्वाद नहीं था उसमें। ममता जी, तो दिल्ली में ही क्यों नहीं रहता?
मेरा मन भी नहीं लगता तेरे बिना। ऋतिक, पहले तो सिर्फ इस नए बिजनेस को सेट करने ही आया था, पर अब एक बेहद जरूरी काम है जो मेरी जिंदगी से जुड़ा है, उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। ममता जी, ऐसा कौन सा काम है बेटा? तू ठीक तो है? ऋतिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं तो आपकी होने वाली बहू की बात कर रहा था। ममता जी, क्या कहा तूने? तूने खुद के लिए लड़की पसंद की है? पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। इतनी अच्छी लड़की पसंद की थी मैंने तेरे लिए, पर तूने उस वक्त मना कर दिया। अब खुद से खोजा है जो पता नहीं कैसी होगी। ऋतिक मुस्कुराते हुए, आप उससे मिलोगी तो मना नहीं कर पाएंगी। ममता जी देखते हैं। ऋतिक, अच्छा माँ, अब रखता हूँ। ममता, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ऋतिक कॉल कट कर विदिशा को याद कर सो जाता है, पर ममता जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने अपने बगल में सोए ऋतिक के पापा को जगाया। ममता जी, सुनते हैं आपके बेटे को प्यार हो गया है। आनंद जी, क्या ममता जी, आपको नींद नहीं आ रही है तो मेरी नींद क्यों खराब कर रही हैं? ममता जी, ठीक है, आप सोते रहिए। अगर आपके बेटे ने किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी कर ली ना, फिर मुझसे मत कहिएगा। आनंद जी उठते हुए, कैसी बात कर रही हैं आप? ऋतिक बड़ा समझदार लड़का है। हाँ, उसने जब विदिशा से शादी के लिए मना किया था तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया था, पर मुझे लगता है कि उसने कुछ तो सोचा होगा ना। ममता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की की वो बात कर रहा है अभी, वो उससे पहले से प्यार करता हो? आनंद जी, हो भी सकता है। ममता, हे भगवान, पता नहीं क्या लिखा है मेरे बेटे की किस्मत में। आनंद जी, अब आप ज्यादा मत सोचिए, सो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ममता, मैं सो जाऊंगी, पर आप एक वादा कीजिए। आनंद, क्या? ममता, हम कल ही बेंगलोर चलेंगे। मुझे देखना है कि ऋतिक किससे शादी करना चाहता है। आनंद जी, कल नहीं, हम परसों जाएंगे। कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है। अब ऋतिक भी नहीं है तो मुझे मीटिंग में जाना जरूरी है। ममता जी, पक्का ना? अच्छा, आप ऋतिक को मत बताइएगा कि हम वहाँ आने वाले हैं। आनंद जी, जो हुक्म देवी जी, अब आप सो जाइए। दोनों हंसते हुए सो गए। अगली सुबह ऋतिक ऑफिस में पहुंचा तो विदिशा अपनी डेस्क पर नहीं थी। ऋतिक को थोड़ी चिंता हुई। वो सबको गुड मॉर्निंग बोल अपने केबिन में चला गया। विदिशा आज थोड़ी देर से उठी तो उसे ऑफिस आने में देर हो गई। जब वो ऑफिस आई और अपने डेस्क पर गई तो उसने बाहर से देखा ऋतिक अपने केबिन में था। वो बैठकर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ऋतिक ने विदिशा के डेस्क की ओर देखा तो उसे थोड़ी राहत हुई। उसने विदिशा को कॉल कर अपने केबिन में बुलाया। वो विदिशा से बात करना चाहता था। उसी समय उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। उसे लगा विदिशा होगी, पर मैनेजर था। मैनेजर, सर, वो कुछ फाइल्स पर आपके साइन चाहिए थे। ऋतिक हामी सिर हिला देता है तो मैनेजर उसे सारी फाइल्स दे देता है। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है और विदिशा अंदर जाती है। विदिशा मैनेजर को देखकर ऋतिक मैनेजर दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया। ऋतिक, आपकी गुड मॉर्निंग अब हो रही है। विदिशा, सर, मुझे थोड़ी देर हो गई वो। ऋतिक उसकी बात काटते हुए, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए आपका। जब पहले दिन भी आया था तब भी आप लेट थीं, सही कहा ना मैंने? विदिशा, सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। ऋतिक, आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल मेहरा जी को मेल कर दीजिए और उसकी एक कॉपी मुझे मेरे टेबल पर चाहिए 20 मिनट में। विदिशा, जी सर। विदिशा अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। उसकी आंख में आंसू आ गए थे जिसे वह साफ कर काम में लग गई। मैनेजर ने ऋतिक को गुस्से में देख चुपचाप अपनी फाइल लेकर निकल गया। विदिशा अपना काम 15 मिनट में ही खत्म कर ऋतिक के केबिन में पहुंच गई। ऋतिक तो उसका ही इंतजार कर रहा था। उस वक्त मैनेजर की वजह से वो बात भी नहीं कर पाया था। विदिशा, सर, आपकी फाइल। ऋतिक, अरे वाह, आप तो गुस्से में जल्दी काम करती हैं। विदिशा, सर, मैं जा सकती हूँ? ऋतिक समझ गया कि विदिशा को बुरा लगा उसकी बातों से। उसने हाँ में सिर हिला दिया। विदिशा जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, ऋतिक ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। विदिशा थोड़ा गुस्से में, आप हाथ छोड़ो मेरा। ऋतिक, नहीं विदिशा, मैंने कहा ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ऋतिक, इतना गुस्सा? सॉरी यार, उस वक्त केबिन में मैनेजर भी था तो मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया, माफ नहीं करोगी? ऋतिक ने इतने मासूम बनकर कहा तो विदिशा मुस्कुराने लगी। विदिशा, एक शर्त पर। ऋतिक, क्या? विदिशा, आपको मुझे गोलगप्पे खिलाना होगा। ऋतिक, बस इतना ही? ठीक है। विदिशा, अब तो हाथ छोड़ दीजिए मेरा। ऋतिक, मुझे गलत मत समझना, वो तुम गुस्सा थी इसलिए तुम्हारा हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया था। विदिशा, हम
ऋतिक विदिशा का हाथ छोड़ देता है और विदिशा उसकी केबिन से चली जाती है। ऑफिस खत्म होते ही ऋतिक को किसी का कॉल आता है और वो चला जाता है। काम खत्म कर विदिशा ऋतिक के केबिन की ओर देखती है, पर ऋतिक जा चुका था। विदिशा खुद से, ये देखो चले गए, आज ही कहा था कि गोलगप्पे खिलाएंगे और बिना कहे चले भी गए। विदिशा टैक्सी कर हॉस्टल वापस आ जाती है। इधर जब ऋतिक का काम खत्म होता है तो वो अपने घर चला जाता है। डिनर कर वो अपने कमरे में चला गया। वो थक गया था तो उसे जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन विदिशा जल्दी ही उठ जाती है और समय पर तैयार हो ऑफिस पहुंच जाती है। ऋतिक उसके थोड़ी देर बाद ही आया। विदिशा ने मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। ऋतिक भी विश करके अपने केबिन में चला गया। वह विदिशा को गोलगप्पे खिलाने वाली बात भूल गया था। शाम को जब ऑफिस खत्म हुआ, ऋतिक बाहर निकल रहा था कि उसने देखा विदिशा टैक्सी का वेट कर रही थी। ऋतिक, विदिशा मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देता हूँ। विदिशा, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मैं खुद चली जाऊंगी। ऋतिक, तुम ऐसा क्यों कह रही हो और मुझे सर क्यों बुला रही हो? अभी तो हम ऑफिस में भी नहीं हैं। विदिशा, अब बॉस को सर नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? ऋतिक, पर हम दोस्त भी तो हैं ना। विदिशा, अच्छा सच में? ऋतिक, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे नाराज हो? कल की बात से अभी तक विदिशा कुछ नहीं बोलती, पर ऋतिक को अचानक से याद आ जाता है कि उसने विदिशा को गोलगप्पे खिलाने का बोला था। ऋतिक, अच्छा पर कल तुम्ही ने तो कहा था गोलगप्पे खिलाने को, तो उसके लिए ही मेरे साथ चलो। विदिशा, तो याद आ गया आपको? कल कहाँ थे आप जब मुझे कितना मन था गोलगप्पे खाने का? ऋतिक को समझ आ गया कि विदिशा क्यों नाराज है। ऋतिक, अब चलो ना प्लीज। विदिशा, ओके। ऋतिक गाड़ी लेकर आता है और विदिशा उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। ऋतिक का ड्राइवर आज नहीं आया था। ऋतिक, अच्छा विदिशा तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? विदिशा, क्या? ऋतिक, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? विदिशा हड़बड़ाकर, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ऋतिक, बस यूं जानना चाहता था, लेकिन तुम अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारी निजी जिंदगी है। विदिशा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऋतिक। ऋतिक ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। ऋतिक गोलगप्पे की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोक लेता है। दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। तभी ऋतिक का फोन आ जाता है। उसने देखा कि कॉल रामदीन का था। ऋतिक फोन पर, जी काका बोलिए। रामदीन, बेटा आप जल्दी से घर आ जाइए। ऋतिक, पर क्या बात हुई काका, ये तो बताइए। रामदीन, बेटा आप घर आ जाओ, बस कॉल कट चुका था। विदिशा, किसका कॉल था? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऋतिक विदिशा को सब कुछ बताता है। ऋतिक, तुम हॉस्टल अकेली चली जाओगी? प्लीज, मुझे अभी घर जाना होगा। विदिशा, ऋतिक पता नहीं क्या परेशानी है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। ऋतिक, ठीक है। ऋतिक और विदिशा गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऋतिक अपने घर की तरफ गाड़ी घुमा देता है। ऋतिक घर पहुंचा तो दरवाजा रामदीन ने ही खोला। ऋतिक विदिशा के साथ घर के अंदर आ जाता है। ऋतिक, क्या हुआ काका, आपने जल्दी में बुला लिया? तभी दूसरे कमरे से निकलकर आनंद जी और ममता जी आते हैं। ऋतिक के माँ पापा ने सोचा था कि उन्हें सामने देख ऋतिक चौंक जाएगा, पर विदिशा को देखकर तो उन्हें ही एक सरप्राइज मिल गया। ऋतिक और विदिशा भी उन्हें देख चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब सोफे में बैठे होते हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आनंद जी ऋतिक से, आप हमें बताएंगे महाशय कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है? ऋतिक और विदिशा सर झुकाए बैठे थे। ममता जी, अरे जब पहले शादी के लिए मिलवाए थे तब तो तुम मना कर दिए थे, और अब इसे अपने घर लेके आए हो, कुछ बताओगे कि क्या हो रहा है आखिर? ऋतिक, वो मम्मा। विदिशा ऋतिक की बात काटते हुए, आंटी जी माफ कीजिएगा, पर इसमें ऋतिक की कोई गलती नहीं है। शादी के लिए ऋतिक को मना करने को मैंने ही कहा था। आनंद जी और ममता जी विदिशा की बात सुन हैरान हो जाते हैं। फिर विदिशा उन्हें सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने कहा था ऋतिक को शादी करने से मना करने के लिए। फिर उनकी ऑफिस में मुलाकात और उनकी दोस्ती सब कुछ सच बता देती है। आनंद जी और ममता जी कभी ऋतिक को तो कभी विदिशा को देखते। ममता जी, देखिए आजकल के बच्चे भी सिर्फ अपनी सुनते हैं, और हम खामखा अपने बेटे पर नाराज हो रहे थे। ऋतिक, माँ इसमें गलती विदिशा की भी नहीं है, वो तो बस अपने भविष्य से पहले अपने पापा के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती थी। आजकल लड़के भी इतना नहीं सोचते अपने माता पिता के लिए। इन्होंने लड़की होकर ऐसा सोचा तो क्या गलत किया?
आनंद जी उठकर खड़े हो विदिशा की ओर बढ़ने लगे। ऋतिक डर गया कि कहीं विदिशा को पापा कुछ कह ना दे। ऋतिक, पापा, इसमें विदिशा की कोई गलती नहीं है। आनंद जी विदिशा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हमेशा खुश रहो बेटा, सब खुश हो जाते हैं। विदिशा उनके पैर छू लेती है। विदिशा ममता जी से माफी मांगती है तो ममता जी उसे गले लगा लेती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे पापा बहुत खुशनसीब हैं कि तुम उनकी बेटी हो। आनंद जी, अब चलिए खाना खा लेते हैं, बड़ी भूख लगी है। विदिशा बेटा, तुम भी आओ। विदिशा, जी अंकल। सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी ममता जी, ऋतिक, तुमने हमें ये तो बताया ही नहीं कि तुम जिसे हमारी बहू बनाने की बात कर रहे थे वो लड़की कौन है। ममता जी की बात सुन ऋतिक का खाना उसके गले में अटक जाता है। वो जोर जोर से खांसने लगता है। विदिशा उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाती है। ऋतिक पानी पीता है। आनंद जी, क्या ममता जी, आप भी बच्चों को खाना तो खाने दीजिए, फिर आप सवाल जवाब कर लेना। ऋतिक ने मन में सोचा कि आज तो पापा ने बचा लिया, सब खाना खा लेते हैं। ऋतिक अपने पापा के साथ हॉल में आकर बैठ जाता है। विदिशा ममता जी की मदद करती है प्लेट उठाकर रखने में। ममता जी, अरे बेटा, तुम ये सब रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। विदिशा, आप अकेले काम करेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ममता, तो हमेशा के लिए यहीं रह जा। विदिशा, जी। ममता, विदिशा बेटा, मुझे तो तुम पहले ही पसंद थी, पर उस वक्त ऋतिक ने मना कर दिया। मुझे अब उसकी वजह पता चली है, इसलिए चाहती हूँ कि तुम ही मेरे घर की बहू बनो। विदिशा, पर आंटी। ममता जी, तुझे पता है, कुछ दिन पहले मेरी ऋतिक से बात हुई थी। उसने कहा था मुझसे कि उसने मेरे लिए बहू ढूंढ ली है। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं वो किसकी बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ आए ये पता करने, पर तुम दोनों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि वो तुम ही हो, तो अब मुझसे कुछ मत छुपा। विदिशा, पर आंटी, मैंने जो आपको बताया वही सच है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ममता जी, पर जैसे आज तुम दोनों एक दूसरे का पक्ष ले रहे थे, मुझे तो यही लगा, पर मैं कहती हूँ कि तुम दोनों बात करो एक बार इस बारे में। मुझे पता है तुम ही संभाल सकती हो मेरे बेटे को, सोच के जवाब देना बेटा। विदिशा, जी। विदिशा मन में सोच रही थी कि ऋतिक की जिंदगी में कोई है। इधर आनंद जी ऋतिक के साथ बैठे थे। आनंद जी, तो बेटा कब बता रहे हो उसे? ऋतिक, क्या पापा? आनंद जी, बेटे हो तुम हमारे, सब जानता हूँ, क्या सोचते हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता, बताओ भी बात की विदिशा से या नहीं? ऋतिक, पापा वो आनंद जी, मतलब नहीं की। अरे बेटा, अभी ही समय है, उसे बता दो कि तुम उसे चाहते हो, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए। विदिशा को बाहर आते देख दोनों बिजनेस की बातें करने लगते हैं। विदिशा, अच्छा अंकल, अब चलती हूँ। आनंद जी, बेटा तुम इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? ऋतिक छोड़ देगा तुम्हें? जाओ ऋतिक, विदिशा को उसके हॉस्टल छोड़ आओ। ऋतिक, जी पापा। ऋतिक और विदिशा दोनों चले जाते हैं। आनंद जी और ममता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इधर गाड़ी में ऋतिक और विदिशा दोनों ही चुपचाप बैठे थे। ऋतिक सोच रहा था कि विदिशा को अपने दिल की बात बताए या थोड़ा और समय दे। दूसरी तरफ विदिशा ये सोचकर परेशान थी कि ऋतिक किसी से प्यार करता है। हॉस्टल आ जाता है। ऋतिक अपनी गाड़ी रोक देता है। विदिशा गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। तभी ऋतिक उसे आवाज देता है। विदिशा पीछे मुड़कर उसे देखती है तो ऋतिक उसे इशारे से वापस बुला लेता है। ऋतिक, तुमसे माँ ने कुछ कहा क्या? विदिशा, आंटी ने नहीं तो, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ऋतिक, तुम मुझे कुछ परेशान लगी, बिना कुछ बोले ही चुपचाप चली गई। विदिशा, वो यूं ही बस कुछ सोच रही थी। ऋतिक, क्या? विदिशा, यही कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात नहीं बताई। ऋतिक, तुम किस बारे में बात कर रही हो? विदिशा, यही कि तुम किसी से प्यार करते हो। ऋतिक, वो विदिशा। विदिशा, कोई बात नहीं ऋतिक, वैसे भी तुम मुझसे अभी ही तो मिले हो, तो तुम मुझे क्यों बताओगे? विदिशा जाने लगती है तो ऋतिक उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। ऋतिक, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं किससे प्यार करता हूँ? विदिशा ने हाँ में सिर हिलाया। ऋतिक, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ, पर ना तुम पहले मेरी पूरी बात सुनना, उसके बाद मुझे बताना कि मैं सही हूँ या गलत। विदिशा, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये तुम्हारी जिंदगी है। ऋतिक, पहले मेरी बात तो सुन लो। विदिशा, ठीक है। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और सर झुकाकर बताना शुरू किया। ऋतिक, तुम्हें पता है, जब उसे पहली बार देखा था ना,
तभी प्यार हो गया था उससे। लगभग 1 साल पहले मैं अपनी मौसी के घर गया था, तो पड़ोस के छत पर वो कुछ बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही थी। उस वक्त मुझे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। बहुत दिन हो गए। मैं अपनी मौसी के घर बार बार जाता था कि वो दिख जाए, पर वो नहीं दिखी। फिर उसके 6 महीने बाद ही माँ ने एक रिश्ता खोजा मेरे लिए और मुझे लड़की को दिखाने उसके घर ले गई। विदिशा, तुम्हें पता है, मैंने एक बार भी उस लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, पर जब मौसी ने मुझे कोहनी मारकर कहा तो देखा और बस देखता रह गया। ये वही लड़की थी जिससे मुझे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। मेरी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। फिर जब मुझे और उस लड़की को अलग से बात करने के लिए भेजा गया तो मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि उसे बता दूंगा सब, पर वो मुझे कुछ परेशान दिखी। वो शादी नहीं करना चाहती थी। जब मैंने उसके शादी न करने की वजह पूछी तो उसने मुझे कहा कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने पापा के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है। सच कहता हूँ, उस दिन से मेरे दिल में उसके लिए प्यार और इज्जत कई गुना बढ़ गया था। फिर मैंने सब कुछ अपने कान्हा पर छोड़ दिया। फिर कुछ महीने बीत गए और मैं उसका इंतजार करता रहा। वो मिली भी मुझे, इस बार मेरी एम्प्लॉय के रूप में। पर अब मैं और सच नहीं छुपा सकता था। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी आज से नहीं, बहुत दिनों से। नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन आज सब कुछ तुम्हें बताकर मेरा दिल हल्का हो गया है। विदिशा ने अब तक कुछ भी नहीं कहा था तो ऋतिक ने अपने सर को ऊपर उठाया। विदिशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋतिक, मेरी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दो, पर प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विदिशा, तुम ऐसे क्यों हो? ऋतिक, मतलब विदिशा, तुमने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? ऋतिक, डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास आकर तुम्हें खुद से दूर ना कर दूं। विदिशा ये सुनकर ऋतिक के गले लग गई और वो जोर जोर से रोए जा रही थी। ऋतिक उसका सर सहला रहा था और साथ ही चुप होने को कह रहा था। ऋतिक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि विदिशा मान गई या नहीं। विदिशा थोड़ी देर बाद चुप हो गई और उसने ऋतिक से पानी मांगा। ऋतिक ने गाड़ी से बोतल निकालकर उसे पानी पिलाया। ऋतिक, तुम ठीक तो हो? विदिशा, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, तुम भी अपने घर जाओ। ऋतिक, तुमने जवाब नहीं दिया विदिशा। विदिशा, सवाल तो मुझसे आज तुम्हारी माँ ने भी पूछा था, तो आंटी से कह देना कि वो जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। ऋतिक, मतलब माँ ने क्या पूछा था तुमसे? विदिशा, ये तुम आंटी से ही पूछो तो बेहतर होगा। इतना कहकर विदिशा चली जाती है। ऋतिक सोच में पड़ जाता है। वह जल्दी से गाड़ी चलाकर घर जाता है और घर आते ही सीधा अपनी माँ के पास जाता है। ऋतिक, माँ, अपने विदिशा से कोई सवाल पूछा था क्या? ममता जी, क्यों बेटा, कोई बात हुई क्या? ऋतिक अपनी माँ को सब बता देता है। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ऋतिक को विदिशा पहले से ही पसंद थी। ऋतिक, माँ, आपने उससे क्या कहा है? उसने कहा है कि हम दोनों आपकी हर बात मानेंगे। ममता जी हंसने लगती हैं। ममता जी, मैंने तो उससे यही कहा था कि तुम मेरे ऋतिक से शादी कर लो। अब तो वो मेरी बात मान गई है। अगर तू नहीं चाहता तो अभी बता दे। ऋतिक ने जैसे ही ये सुना, वो अपनी माँ को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। ममता जी, अरे बस कर, मेरा सिर घूम रहा है। ऋतिक अपनी माँ को नीचे उतारते हुए, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। आनंद जी, जो अब तक दूर से ही दोनों की बातें सुन रहे थे, तो अखिलेंद्र जी को कॉल करूं? ऋतिक, ये कौन है पापा? आनंद जी, अरे तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं। ऋतिक, सॉरी पापा, मुझे याद नहीं था, पर पहले विदिशा अंकल से बात करेगी तो ठीक रहेगा। आनंद जी, ठीक है, अब जाओ आराम करो। ऋतिक, जी पापा। ऋतिक अपने कमरे में चला जाता है। आनंद जी और ममता जी बहुत खुश थे आज। ऋतिक अपने कमरे में आ जाता है और खुशी से नाचने लगता है। फिर वो बेड पर लेट जाता है। इधर विदिशा भी बहुत खुश है। उसने सोचा भी नहीं था कि ऋतिक उससे प्यार करता है। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने अपने पापा को नहीं बताया इस बारे में कुछ भी। विदिशा ने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पापा को सब कुछ बता देगी। अगली सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया। विदिशा फोन पर, प्रणाम पापा। अखिलेंद्र जी, खुश रहो बेटा, मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। कितने दिनों से हमारी बात नहीं हुई ठीक से। विदिशा, हाँ पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अखिलेंद्र जी, बोलो विदु। विदिशा अपने पापा को सब कुछ बता देती है कि शादी के लिए उसने ही ऋतिक को कहा था मना करने के लिए,
पर वो अभी भी इंतजार कर रहा है उसका, और उसके माँ पापा को भी सब पता है, और सब यही चाहते हैं कि जो रिश्ता मेरी नादानी की वजह से जुड़ नहीं पाया था, आज वो फिर से जुड़ जाए। विदिशा ने ये भी कहा कि पापा, आप जो चाहोगे वही होगा। अखिलेंद्र जी, तो मेरी सुनती कहाँ है? उस वक्त मना कर दिया, अब कहती है कि शादी करनी है, और फिर कहती है कि मैं जो कहूँगा वही करेगी। विदिशा, मैं आपकी बात नहीं मानकर एक बार ऋतिक को खो चुकी हूँ, इसलिए आप जैसा कहेंगे वही होगा। अखिलेंद्र जी, पक्का ना? तू फिर से सोच ले। विदिशा, जी पापा। अखिलेंद्र जी, तो एक काम कर, मेरी एक बेटी है, उसे इतना समझा दे कि उसका पापा मैं हूँ, वो मेरी माँ नहीं है, कि मेरा ख्याल रखेगी। पागल लड़की, अगली बार ऐसी कोई बेवकूफ़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विदिशा रोते हुए, सॉरी पापा, पर मैं आपका ख्याल रखना नहीं छोड़ सकती। अखिलेंद्र जी, चल अब फोन रख, मैं ऋतिक के पापा से बात करता हूँ। विदिशा, आप सच कह रहे हैं पापा? अखिलेंद्र जी, हाँ, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विदिशा फोन रख देती है, और अखिलेंद्र जी आनंद जी को कॉल करते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद कॉल कट जाता है। ऋतिक ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसके पापा उसे रोक लेते हैं। आनंद जी, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो बैठो थोड़ी देर। ममता जी, आनंद जी, ऋतिक, तीनों बैठ जाते हैं। ऋतिक, पापा बताइए ना क्या हुआ? आनंद जी, बेटा, विदिशा के पापा का कॉल आया था, लगता है कि विदिशा ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम विदिशा से नहीं मिल सकते। ऋतिक, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लीज बताइए ना, अंकल ने क्या कहा? आनंद जी, वो भी मान गए हैं तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए। ऋतिक, सच पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों बाद विदिशा ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। ऋतिक के पापा ने तय किया था कि विदिशा उनके दिल्ली वाले ऑफिस को संभाल लेगी, जिससे वो अपने पापा का ख्याल भी रख पाएगी, और हम दोनों के साथ भी रह पाएगी, और ऋतिक को जहाँ मर्जी हो वो रह सकता है। आनंद जी की इस बात पर सब हंस दिए। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की सगाई का दिन भी आ गया, पर अभी तक विदिशा ने ऋतिक से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। दोनों की सगाई बहुत अच्छे से हो गई। ऋतिक और विदिशा सगाई के बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। विदिशा ने मना किया, तो ऋतिक अपने माँ पापा और विदिशा के पापा से पूछकर पार्टी खत्म होने पर उसे जबरदस्ती ले गया। ऋतिक ने एक जगह पर आकर गाड़ी रोक दी और बाहर आ गया। विदिशा भी बाहर आ गई। ऋतिक, तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? विदिशा, घूमने। ऋतिक, मुझे मेरा जवाब चाहिए। तुमने माँ के सवाल का जवाब तो दिया था, पर क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? विदिशा, हाँ। ऋतिक विदिशा के इस जवाब को सुन किसी बच्चे की तरह मुंह घुमाकर खड़ा हो जाता है। विदिशा जब ये देखती है तो हंसने लगती है। विदिशा उसके कान के पास जाकर धीरे से कहती है, आई लव यू ऋतिक। ऋतिक, सच? विदिशा, मुझ। ऋतिक उसे गले लगा लेता है। कुछ दिनों के बाद ही दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है, और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।